सब लोग खाने की मेज पर बैठकर नाश्ते का इंतजार कर रहे थे जब ज्ञान दादा चीखते हुए बाहर आए। उनकी चीख सुनकर सब लोग चिंता में अचानक खड़े हो गए। क्या हुआ? क्या आप ठीक हैं? ताई ने तेज आवाज से ज्ञान दादा को पुकारते हुए कहा। ज्ञान दादा भागते हुए कमरे में आए और बेहद घबराई हुई आवाज में बोले, वो पैसे मेरी अलमारी। ताई हैरानी से बोली, ये क्या कह रहे हैं आप? चोरी? ज्ञान दादा की घबराहट अब आंसुओं में बदल गई और वो रोते हुए बोले, हां, किसी ने मेरी अलमारी में से सब रुपए चुरा लिए। काम के पैसे अलमारी में ताला लगाकर रखे थे। अभी जब मैंने देखा तो ताला टूटा हुआ था। ये बात सुनते ही सबके बीच सन्नाटा सा छा गया और ज्ञान दादा अपना सर पकड़कर रोने लगे। शिखर ज्ञान दादा की हालत देखकर तुरंत उनके पास गया और उन्हें कुर्सी पर बैठाकर बोला, ज्ञान दादा शांत हो जाइए। वो ज्ञान दादा के हाथ में पानी का गिलास देकर उनके कंधे सहलाने लगा। ज्ञान दादा के हाथ थर थर कांप रहे थे। उन्होंने एक घूंट पानी पिया और अपने हाथ जोड़ लिए, मानो लाचार हो गए हो। मुझे माफ कर दो शिखर, तुमने न जाने कितनी मेहनत करके मुझे काम दिलवाया था। पैसे जोड़े थे और मेरी लापरवाही के कारण सब बर्बाद हो गया। कमरे में मौजूद बाकी लोगों की तरह शिखर भी घबराया हुआ था। वो सोचने लगा था कि आखिर ये काम कौन कर सकता है। ज्ञान दादा की बात सुनकर उसने तुरंत उनके हाथों को पकड़ा और उन्हें आश्वासन दिया, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। शिखर के साथ खड़ा रवि, जो अभी तक चुपचाप सब कुछ देख रहा था, वो बोला, ये काम आखिर कौन कर सकता है? ज्ञान दादा, क्या आपको किसी के ऊपर शक है? ज्ञान दादा ने अपना सर ऊपर करके रवि की तरफ देखा। वो कुछ आगे कहते उससे पहले शिखर बोला, देखा जाए तो मुझे ये करामात पांडु की लगती है। सुबह से वो हमें दिखाई नहीं दिया है। शिखर के शब्द सुनकर सब सोच में पड़ जाते हैं। क्या पांडु ने ज्ञान दादा की अलमारी से चोरी करी थी? पांडु का एकदम गायब हो जाना और उसी दिन चोरी होना, ये सब महज एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता था। ताई ये सब सोचते सोचते जमीन पर बैठ गई और रोते हुए बोली, हाय राम, क्या जमाना आ गया है, किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। शिखर ज्ञान दादा और ताई की ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी होने लगा। कुछ सोचने के बाद वो ताई के पास बैठा और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, ताई, आप चिंता मत करिए, ये वक्त ऐसे हार मानकर बैठने का नहीं है। हम पांडु को ढूंढ लेंगे। आप अपनी सेहत पे अभी ध्यान दो, किसी चीज की चिंता मत करो। मैं और रवि पांडु को ढूंढ कर ले आएंगे। शीना शिखर की तरफ ध्यान से देख रही थी। उसे शिखर के ऊपर पूरा विश्वास था। वो ताई के पास गई और उन्हें उठाकर कुर्सी पर बैठाने लगी। बबीता भी पानी का ग्लास भर कर लाई और ताई को पकड़ाते हुए बोली, आप चिंता मत करिए, शिखर सब संभाल लेगा। मुझ पर भरोसा रखें, मैं जरूर ही सबका पता लगाकर चोरी किए हुए सारे पैसे सही सलामत वापस ले आऊंगा। शिखर ने सबकी तरफ देखा और बड़े विश्वास से कहा। उसकी बात सुनकर सभी लोगों में और खासकर ज्ञान दादा में कहीं न कहीं एक उम्मीद सी जाग आई। एक लंबी आह भरकर ज्ञान दादा बोले, शिखर बेटा, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि तुम हमारे साथ हो। शिखर ज्ञान दादा को देखकर हल्का सा मुस्कुराया और रवि को साथ चलने का इशारा करने लगा। पर इस वक्त हमें क्या करना चाहिए? रवि ने शिखर की तरफ देखते हुए पूछा। शिखर ने जवाब देते हुए कहा, चोर अगर पांडु है तो पैसे चुराकर वो गांव से भागने की कोशिश जरूर करेगा। हमें बिना कोई समय बर्बाद किए सबसे पहले रेलवे स्टेशन जाकर देखना होगा। गांव से दूर जाने का वही एक साधन है। जाते हुए शिखर अचानक रुका और बबीता से बोला, जरूरी है कि समय रहते पुलिस को इसकी खबर कर दी जाए। बबीता, तुम ज्ञान दादा के साथ थाने जाकर चोरी की रिपोर्ट लिखवा दो। और इतना कहकर वो बाहर चला गया। शिखर के बाहर निकलते ही बबीता ज्ञान दादा के पास बैठी और उन्हें पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहने लगी। ज्ञान दादा थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन आखिर में बबीता के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। बबीता जाते हुए शीना की तरफ देखकर बोली, तुम ताई के साथ यहीं रुको, हम जल्दी ही लौट कर आएंगे। ये कहकर बबीता और ज्ञान दादा घर से निकल गए।
इधर सरपंच दूसरे गांव के एक पुलिस स्टेशन में आता है। सरपंच आज उस पुलिस इंस्पेक्टर से मिलने आया है जिसका तबादला शिखर की वजह से हो गया था। सरपंच को देखते ही गेट पर तैनात एक पुलिस सिपाही ने सलाम किया। सरपंच सिपाही की तरफ देखकर फीका सा मुस्कुराए। सरपंच के दिमाग में इस वक्त सिर्फ शिखर को लेकर सवाल थे। उसका ध्यान मानो और किसी चीज पर जा ही नहीं पा रहा था। क्या इंस्पेक्टर साहब अंदर हैं? सरपंच के स्वर को सिपाही भांप गया और बोला, जी सरपंच साहब, इंस्पेक्टर साहब अंदर हैं। ये सुनते ही सरपंच की चाल हल्की तेज हो गई। पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल होते हुए सरपंच के दिमाग में सिर्फ एक ख्याल था, आज तो इस शिखर की सारी असलियत जानकर ही दम लूंगा। सरपंच ने पुलिस स्टेशन के अंदर नजर घुमाई। आज थाने में ज्यादा भीड़ नहीं थी। इंस्पेक्टर थाने के कोने में लगी बड़ी मेज के पीछे बैठा था, काम में मशरूफ कुछ फाइलें टटोल रहा था। सरपंच इंस्पेक्टर की मेज की तरफ बढ़ा और इंस्पेक्टर के सामने जाकर खड़ा हुआ। इंस्पेक्टर की नजर सरपंच पर पड़ी तो वो चौंक गया। अरे सरपंच साहब, आप यहाँ आने की खबर कर दी होती। खैर छोड़िए, आप बैठिए, मैं चाय मंगवाता हूँ। इंस्पेक्टर पास खड़े एक सिपाही को इशारा करता है। सिपाही उनका इशारा समझते ही पुलिस स्टेशन के दरवाजे से बाहर चला जाता है। इंस्पेक्टर सरपंच के चेहरे पर परेशानी भांप लेता है। वो समझ जाता है कि कोई तो बात है जो सरपंच को परेशान कर रही है। इससे पहले कि वो कुछ पूछता, सरपंच ने चुप्पी तोड़ दी। इंस्पेक्टर, अब बस बहुत हुआ। आज मैं शिखर के बारे में सब जानना चाहता हूं। कल का आया लड़का गांव वालों का चहेता बन गया है। ये लड़का अब मेरी आंखों में चुभने लगा है। इससे पहले कि सरपंच अपनी बात पूरी करता, इंस्पेक्टर सरपंच की बात बीच में ही काट देता है। सरपंच साहब, कभी कभी हमारी जिज्ञासा ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। ये कहकर इंस्पेक्टर अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है और सरपंच के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है। जब आपके कहने पर मैंने शिखर को गिरफ्तार किया था तो मुझे सीधा मिनिस्टर का फोन आया था। न सिर्फ कुछ ही देर में मुझे उसे छोड़ना पड़ा, बल्कि मिनिस्टर ने तो मेरा ट्रांसफर तक करवा दिया था। वो तो जैसे तैसे माफी मांगकर और गिड़गिड़ाकर मैंने ट्रांसफर की बात को नजदीकी करवाया। यह सब सुनकर सरपंच को मानो सांप सूंघ गया। सरपंच साहब, मेरी मानिए तो शिखर कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है। उससे दूर रहने में ही भलाई है। इंस्पेक्टर के शब्द सुनकर सरपंच का चेहरा सफेद पड़ने लगा। वो न सिर्फ अचंभित था बल्कि थोड़ा घबरा भी गया था, क्योंकि उसको कहीं न कहीं सच साबित होता दिखाई दे रहा था। शिखर, जो एक मामूली सा दिखने वाला लड़का था, उसकी पहुंच मिनिस्टर तक थी। सरपंच जानता था कि इंस्पेक्टर उससे झूठ नहीं बोलेगा। सरपंच ये सब सोचते हुए अपनी कुर्सी से उठा और इंस्पेक्टर के ठीक सामने खड़ा हो गया। तो तुम क्या चाहते हो इंस्पेक्टर? वो शिखर यहां रहकर सबकी आंखों में धूल झोंकता रहे और एक दिन अपनी पहुंच और ताकत का इस्तेमाल करके मेरे लिए मुसीबत बन जाए और मैं कुछ ना करूं? सरपंच की बातों में गुस्सा साफ झलक रहा था। इंस्पेक्टर जानता था कि सरपंच जिद्दी है। उसे डर था कि सरपंच कुछ ऐसा ना कर दे जिसका नतीजा उसे और सरपंच दोनों को भुगतना पड़े, क्योंकि इंस्पेक्टर और सरपंच एक दूसरे को लंबे अरसे से जानते थे। इंस्पेक्टर ने सरपंच को आगाह करना सही समझा और पास जाकर सरपंच के कंधे को हल्के से पकड़ते हुए कहा, सरपंच साहब, आप समझिए, जिस इंसान को बचाने के लिए मिनिस्टर खुद फोन करे, उसके लिए आपके और मेरे जैसे लोग कीड़े मकोड़ों से कम नहीं। शिखर से दुश्मनी लेना मतलब जान का खतरा मोल लेना। सरपंच ये सुनते ही बहुत ज्यादा घबरा गया। उसकी आंखों में डर साफ झलकने लगा। अगर शिखर को पता चल गया कि चोरी सरपंच ने करवाई थी तो शिखर शायद ही सरपंच को माफ करे, और इसमें तो कोई शक नहीं रह गया था कि शिखर सरपंच के साथ कुछ भी करवा सकता है। ये सब सोचते सोचते डर के मारे सरपंच के माथे से पसीना बहने लगता है। वो अपनी जेब से रुमाल निकालकर पसीना साफ करते करते कुर्सी पर बैठ जाता है। इतनी देर में एक पुलिस वाला मेज पर चाय रखता है। सरपंच उस चाय को बिना पिए वहां से निकल जाता है। सरपंच थाने के बाहर आता है। उसकी चाल में हड़बड़ाहट साफ दिखाई देती है। सरपंच डरा हुआ जरूर था, पर बेवकूफ नहीं। वो जानता था कि अब जल्दी कुछ नहीं किया गया तो इंस्पेक्टर की चेतावनी सच हो सकती थी। इतना सोचकर सरपंच गांव की पंचायत वाली जगह की तरफ प्रस्थान करने लगा, मानो जैसे उसने अपने बचाव में कुछ सोच रखा हो। शाम को ठीक गांव के बीचों बीच पंचायत की जगह, जो एक बड़े से पेड़ के पास था, वहां लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया था।
सरपंच ने अपने नौकरों को बोल के एक पंचायत बिठाने का ऐलान करवाया था। गांव के लोग नहीं जानते थे कि ये पंचायत किसके लिए बिठाई गई थी। उन्हें बस इतना बताया गया था कि सभी गांव वालों का मौजूद होना जरूरी था। ज्ञान दादा और बबीता जो पुलिस थाने से निराश लौट रहे थे, अंत में पंचायत में पहुंचे। उनके साथ शीना और ताई भी पंचायत के जमावड़े की तरफ आते दिखाई दिए। शीना ने ज्ञान दादा को देखा जो बबीता के साथ खड़े थे। ताई और शीना ज्ञान दादा और बबीता के साथ आकर खड़े हो गए। शीना बिना वक्त बर्बाद करे ये जानना चाहती थी कि थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई थी या नहीं, पर इससे पहले वो कुछ बोल पाती, सरपंच का भाषण शुरू हो गया। गांव वालों, आप सभी सोच रहे होंगे कि मैंने आप सबको ऐसे अचानक यहाँ क्यों बुलाया है। दरअसल बात यह है कि गांव का सरपंच होने के नाते आप सबकी देखभाल और गांव की सुरक्षा का जिम्मा मेरा है। पर आप सब जानते हैं कि मैंने अपना कर्तव्य निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर आज मैं कमजोर महसूस कर रहा हूं। सरपंच जानता था कि गांव वालों को अपनी बात मनवाने के लिए जरूरी था कि पहले उनकी सहानुभूति ली जाए। लोगों के दिलों में जो शिखर के लिए जगह और इज्जत थी, उसे खत्म करना होगा। सरपंच की ये बात सुन के गांव वालों में तरह तरह की बातें शुरू हो गई। एक गांव वाला जो भीड़ में आगे बैठा था, जोर से चिल्लाया, सरपंच साहब, आप फिक्र न करें, हम सब आपके साथ हैं। उसके साथ ही पीछे बैठा एक गांव वाला भी बोल उठा, हाँ हाँ सरपंच साहब, आप जो भी बात है बेखौफ बोलिए। गांव वालों में सरपंच के लिए भी कहीं न कहीं बहुत इज्जत थी और यही सरपंच देखना चाहता था। अब सरपंच अपनी चाल चल सकता था। गांव वालों, दरअसल बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से एक शख्स हमारे बीच रह रहा है। शायद आप सब समझ चुके होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं शिखर की। शिखर का नाम सुनते ही भीड़ एकदम शांत हो गई। भीड़ में खड़े ज्ञान दादा और ताई एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बबीता समझ गई कि क्या होने वाला है, पर इस वक्त वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसने शिखर को फोन करने की कोशिश की, पर शिखर ने उसका फोन नहीं उठाया। सरपंच की आवाज जो अब तक डरी हुई लग रही थी, उसमें एक अजीब सा आत्मविश्वास आ गया। शिखर कोई मामूली इंसान नहीं, कोई बड़ा आदमी है जिसकी पहुंच मिनिस्टरों तक है। वो इतने दिनों से सिर्फ मेरी नहीं, आप सबकी आंखों में धूल झोंक रहा है। एक मामूली इंसान होने का नाटक कर रहा है। मैं जानता हूं कि आप सबके लिए इस बात पर भरोसा करना मुश्किल है, इसीलिए मैंने ये पंचायत बुलाई है। अब सब सुनकर ताई को बहुत गुस्सा आ गया, पर वो चिल्लाते हुए बोली, झूठ, बिल्कुल झूठ, मेरा शिखर ऐसा कभी नहीं कर सकता। ये कोई साजिश है मेरे शिखर को फंसाने की। ताई, जिसकी हालत अभी भी थोड़ी नाजुक होती है, चक्कर खाकर गिरने लगती है। तभी शीना उन्हें संभालती है। शांत हो जाओ ताई, आपके लिए इस वक्त ये सब सही नहीं है। ये बोलकर शीना भी सोच में डूब जाती है कि आखिर ये सरपंच करना क्या चाहता था। सरपंच जानता था कि अब वो पीछे नहीं हट सकता था। आज शिखर का पर्दाफाश करे बिना वो दम नहीं लेने वाला था। देखो गांव वालों, हमारी भोली भाली ताई को कैसे अंधेरे में रखा है, और धोखा सिर्फ ताई के साथ नहीं, आप सबके साथ किया है। ये कहकर सरपंच चुप हो गया। लोगों के मन में सरपंच के भाषण से सवाल खड़े हो गए थे। सरपंच ने सबूत के तौर पर इंस्पेक्टर से हुई बातचीत को सबके सामने रखा। अगर आप लोगों को याद नहीं तो मैं बता दूं कि हमारे गांव के पुराने इंस्पेक्टर को शिखर के कहने पर ही दूसरे गांव में भेज दिया गया है। अगर वो शिखर सही है तो हम मांग करते हैं उसके पहचान पत्र की, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इतना कहकर सरपंच ताई से पूछता है, क्या आपको उसने आज तक अपना कोई पहचान पत्र दिया? क्या कोई मामूली दफ्तर में काम करने वाला गांव में मंदिर बनाने का जिम्मा ले सकता है? ये सब सुन ज्ञान दादा भी सोचने लग जाते हैं। ताई एक नजर शीना और बबीता को एक सवालिया नजरों से देखती है, मगर उनकी आंखें भी ताई का सामना नहीं कर पाती है। इन सब के बीच शिखर और रवि दोनों रेलवे स्टेशन से निराश लौट रहे थे। तभी उन्हें यह पंचायत का जमावड़ा दिखाई देता है। वो दोनों जैसे ही वहां पहुंचते हैं कि देख हैरान हो जाते हैं कि लोग उन दोनों को एक मुजरिम की तरह देख रहे होते हैं। क्या शिखर की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी? क्या सरपंच अपनी चाल में सफल हो जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए मिलियनेयर डिलीवरी बॉय।